हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम। आपको पता है कि हम अपना एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट कर चुके हैं। इसका टॉपिक अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसमें एग्रीगेट सप्लाई। ओके, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसके बारे में पहले भी हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एग्रीगेट सप्लाई, जैसे कि हमें पता है कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है भाई, तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अब एग्रीगेट सप्लाई कि आपको टोटल कितनी सप्लाई करनी है। एज रेफर टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो एग्रीगेट सप्लाई में हम कुछ मेन बातों को ध्यान रखते हैं, जैसे डिमांड में ध्यान रखते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई में सबसे पहला क्या आता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि रेफर टू मनी वैल्यू, किसकी मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, उनकी मनी वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें क्या करना चाहता है द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई, कि प्रोड्यूसर उनको बेचने के लिए तैयार है, यानी कि उन्हें वो बेचना चाहता है, प्रोड्यूसर उनको प्रोड्यूस करना चाहता है इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि एक टाइम पीरियड के दौरान में प्रोड्यूसर जितनी चीज़ों को बना रहा है या जितनी चीज़ों को बनाना चाहता है वो क्या कहलाता है, एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, और इसी को जैसे हम कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम को इंडिकेट किससे करते हैं, वाई से। तो वाई के इक्वल मानते हैं। क्यों मानते हैं इसे इक्वल मानने के हमारे पास दो रीज़न हैं। सबसे पहला दोनों रीज़नों को आराम से एक बार डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हमने जब अपनी इकोनॉमी स्टार्ट करी थी तो उससे पहले हमने अपनी इकोनॉमी के सेक्टर पढ़े थे कि 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, ये सारे पढ़े थे। तो आपने 2 सेक्टर इकोनॉमी अपनी पढ़ी थी। उन्हीं 2 सेक्टर इकोनॉमी को लेकर बात करते हैं कि जब हमने अपनी 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी थी तो हमारे पास एक था हाउस होल्ड सेक्टर और एक क्या था हमारे पास, फर्म। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और उसके बदले उसे क्या मिल जाएगी, गुड्स मिल जाएंगी। यही था हमारे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी में, जिसे अपने बार्टर सिस्टम में भी कंप्लीट करते थे और इसमें उसी के रिगार्डिंग अपना काम करते थे। ओके, तो यहाँ पर क्या था कि हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर क्या देगा भाई, लैंड, लेबर दे सकता है, कैपिटल दे सकता है, या फिर एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस वही भी स्टार्ट कर सकता है। उसके बदले में उसे क्या मिलता है, अगर वो लैंड देता है तो उसे क्या मिलेगा, रेंट। ठीक है, बार्टर सिस्टम से जब हम आगे चले थे तो हमने उसमें मनी सिस्टम को इंक्लूड कर दिया था। भाई बार्टर सिस्टम में क्या था, आप उसके लिए काम करोगे, उसके बदले आपको गुड्स मिल जाएंगी। मनी सिस्टम में भी हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ा था, लेकिन कब पढ़ा था कि जब उसमें बैंकिंग भी अगर इंक्लूड नहीं है तब भी वो 2 सेक्टर इकोनॉमी थी। कि आपने क्या करा कि आप काम कर रहे हैं, उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, फिर आप पैसे को खर्च कर रहे हो और आप सामान को खरीद पा रहे हो। तो अगर आप लैंड देते हैं तो आपको उस लैंड का क्या मिल जाएगा, रेंट। अगर आप वहाँ पर काम करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, वेजेस। अगर आप वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो आपको उस पर क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। और अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रखा है तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये 4 रूपों में आपको क्या आती है, रिटर्न्स आती हैं। और यही रिटर्न्स, इन्हीं को ध्यान में रखकर क्या होता है, फर्म प्रोड्यूस करती है। ठीक है भाई, इन्हीं को ध्यान में रखकर फर्म्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। जैसे कि अगर उसने कितना लैंड लिया है तो भाई उसे कितना रेंट देना है, लेबर है तो कितना वेजेस देना है, कैपिटल है तो कितना इंटरेस्ट देना है, और अगर बिजनेस चला रही है तो उसे कितना प्रॉफिट देना है। ये सारी चीज़ें जब वो अपने ध्यान में रखती है तो एक तो हम इसको कह देते हैं कि टोटल ऑफ ऑल दिस थिंग्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, भाई वो उतना ही तो सप्लाई करेगी कि उसके सारे खर्चे निकल जाएं। तो इन सब का एडिशन क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। ओके, तो एक तो हम यहाँ से कह सकते हैं, और इन सबको मिलाकर ही हम क्या कह देते हैं, हमारी यही क्या, हमारी नेशनल इनकम। कि भाई क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है या आपके पास 1000 रुपीज़ है, जितनी भी आपकी इनकम है वो आई, तो आप उस अपनी इस इनकम से क्या करेंगे भाई, आपको कोई जो जो खर्चे करने थे वो सारे खर्चे कर दोगे। किसी का रेंट देना है वो रेंट दे दोगे, किसी को सैलरी पे करनी है उसको सैलरी पे कर दोगे, कहीं आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या कहीं आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो दोनों आप कैलकुलेट करेंगे, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए, आपका प्रॉफिट। तो एक्चुअल में आपने उतनी सप्लाई तो करी है, तो ये सारे मिलकर भी क्या हो जाते हैं, हमारी टोटल इनकम, के हमारे पास हमारी टोटल कितनी इनकम आई है। ओके, तो एक तो है इसका ये वाला टाइप। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका दूसरा टाइप है, जब हम ये कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है, हमारी नेशनल इनकम के बराबर है। तब क्या कहते हैं हम, भाई हम नेशनल इनकम को किससे इंडिकेट करते हैं, अपनी वाई से। ओके, और कंजप्शन को किससे इंडिकेट करते हैं, सी से। सेविंग को किससे इंडिकेट करते हैं, एस से।
हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई किसी इंसान की जो इनकम है वो उसमें दो काम कर सकता है, या तो वो उसे खर्च कर सकता है या वो उसे सेव कर सकता है, दोनों ही काम आ सकते हैं उसके पास। और जितने उसने खर्च करे हैं और जितने उसने बचाए हैं, दोनों मिलाकर क्या बन जाती है, उसकी टोटल इनकम बन जाती है। ओके, अब देखो जब हम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने ये कहा y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस एस। एक तरफ तो हमने ये कह दिया, और दूसरा जैसे हमने कहा था कि भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, C प्लस आई। वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, उसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर आती है, C प्लस एस। क्यों, जितनी आपने टोटल कंजप्शन करी है और जितनी आपने सेविंग करी है, दोनों मिलाकर क्या बन जाती है आपके पास, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, C प्लस एस। अगर मैं इसे सिंपल तरीके से बोलूँ तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अगर इनका राइट हैंड साइड आपका इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब y किसके इक्वल आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई के। तो इसका मतलब y किसके बराबर होता है, एग्रीगेट सप्लाई के। और तीनों, अगर इनको तीनों को हम एक साथ लिखें तो क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस एस। ओके, ये इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी एग्रीगेट सप्लाई के डायग्राम के बारे में। ओके, तो एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम, भाई y है हमारे पास। y हमने जो एक ही टेबल है जिसे मैं अपने सारे क्वेश्चनों में यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर हम इसी तरीके से करते आ रहे हैं। y है तो y को मैंने वही अपने जो एग्रीगेट डिमांड में माना था उसी को मैंने मानकर काम कर दिया है, 100, 0, 100, 200, 300, 400। इसी तरह से C 40, 120। अब मुझे S निकालना है, तो S निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस एस। y आपके पास 0 है, C कितना है 40, तो S कितना निकाल सकते हैं आप, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ गया -40। या फिर मैं सिंपल में कह दूँ तो इन दोनों के बीच में आप क्या निकाल दीजिए, डिफरेंस। क्योंकि अगर आपके पास फॉर्मूला ये है y इज इक्वल टू C प्लस एस, तो अगर आपको S का फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन गया, y माइनस C। 100 माइनस 120 करेंगे तो कितना आ गया, -20। 200 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगी, सेविंग। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, C प्लस एस। तो जब आपने 40 और -40 इन दोनों को ऐड करा तो कितना आया, 0। 120 माइनस 20 कितना आया, 100। अब अगर मैं इसी तरह से पूरे को कैलकुलेट करूं तो y और AS दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। तो हमने 2 बार तो इनको फॉर्मूले के जरिए प्रूफ कर दिया, तीसरी बार हमने इसको न्यूमेरिकल में प्रूफ कर दिया कि y किसके बराबर होता है, आपका एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। ओके, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, आप अपने एक साइड पर क्या दिखाएंगे, इनकम, और दूसरी साइड पर आप अपनी क्या दिखाएंगे, एग्रीगेट सप्लाई। अब जब आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर पॉइंट दिखाया, ओके, इस तरीके से, तो 0 पे 0 यहाँ आ जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। 100 पे 100 मान लो इस तरह से स्टार्ट हो गया। 200 पे 200 यहाँ पे। तो ये किसका डायग्राम बन गया आपके पास, आपका एग्रीगेट सप्लाई, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, C प्लस एस। ओके, अब उसके बाद मैंने आपसे लास्ट, जब आपको दोबारा पहले ये समझाया था तब एक क्वेश्चन पूछा था कि ये बताइए एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाता है, क्यों। ओके, आज भी मैं आपसे इसके पूरे वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछूंगी और आपको मुझे उसका आंसर भेजना है, ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, पूरे तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरी समझी है तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर देख पाएंगे, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके, और मुझे इसका आंसर चाहे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए, चाहे आप अपने कमेंट में भेज दीजिए, लेकिन मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ओके, अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 45 डिग्री का एंगल क्यों बनाती है, इसका आंसर मैं खुद ही बता देती हूँ आपको भी, क्योंकि आज का क्वेश्चन अलग है हमारे पास। एक सिंपल सी बात देखिए, अगर आपने इतना मैथ तो नॉर्मली पढ़ा है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 का, और इसको ये बिल्कुल सेंटर से इसके डायग्राम बन रहा है, तो 90 का हाफ कितना होता है, 45। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई या फिर y हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। ओके, क्लियर यहाँ तक। और अगर आपके पास इसका कोई और अच्छा सा आंसर है तो आप मुझे उसका आंसर वो भी बता सकते हैं। ओके, या और अच्छे डिटेल में अगर आप आंसर बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। आज आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है जिसे आप मुझे उसका आंसर भेजेंगे। इसका आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई
एंड एग्रीगेट डिमांड। और आपको कम से कम 2 डिफरेंस तो मुझे बताने ही हैं, ठीक है जी। 2 पॉइंट आपको मुझे बताने हैं। आप डिफरेंस बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और इसका आंसर आप मुझे भेजेंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।